अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस वक्त आम आदमी पार्टी के कायद मनीष सिसोदिया CBI की हिरासत में हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ रातें हिरासत में ही गुजारनी होंगी। आबकारी मामले में जेर हिरासत सिसोदिया ने जमानत के लिए 28 फरवरी को यानी आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मनीष सिसोदिया की अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से जमानत और दीगर राहत का मुतालबा कर रहे हैं। आपने अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ केस का हवाला दिया, लेकिन वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ मामले थे। आपको ज़हरी अदालत से जमानत लेनी चाहिए, FIR रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए। सिसोदिया की तरफ से पेश वकील एडवोकेट AM सिंघवी ने अपनी बात बेंच के सामने रखते हुए कहा, मुझे सिर्फ 3 मिनट बोलने दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे यानी सिसोदिया को सिर्फ 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। गिरफ्तारी से पहले अवनीश कुमार मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ। ना मुझ पर सबूत से छेड़छाड़ का इल्जाम है, ना मेरे भागने का अंदेशा था। इन बातों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये बातें दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट उससे नहीं सुन सकता। जस्टिस PS नरसिम्हा ने अर्जी दहिंदा के वकील से कहा कि मामला दिल्ली का है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। सिंघवी ने इस बात पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक का मुहाफिज है। इस पर CJI ने पूछा कि केस किस दफा से जुड़ा हुआ है। जवाब में सिंघवी ने बताया कि इंसदाद बदनुमानी एक्ट की दफा 7 से जुड़ा है। फिर CJI ने कहा कि आप जो भी कह रहे हैं वो हाई कोर्ट को कहिए, हम नहीं सुनेंगे। जब सिंघवी ने बेंच को यह खबर दी कि रोस्टर के हिसाब से हाई कोर्ट में जिस जज के पास मामला जाना है वो एक ट्रिब्यूनल का भी काम देख रहे हैं और मसरूफ है, तो बेंच ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि इसकी फिक्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, उन्हें परेशानी बताइए। दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत के 2 वज़ीर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा कबूल भी कर लिया। इस्तीफा देने वाले दोनों ही कायद अलग अलग मामलों में मुल्जिम हैं और फिलहाल अदालती हिरासत में हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रहन सहन में आसानी के मौजू पर एक पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान अपने शहरियों को टेक्नोलॉजी की ताकत से बाइख्तियार बना रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ सालों में हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने जोर देकर यह बात कही कि इस साल के बजट में टेक्नोलॉजी और इंसानी राब्ते को तरजीह दी गई है। ये 12 पोस्ट बजट वेबिनार की सीरीज का 5वां वेबिनार है, जिसका एहतमाम हुकूमत ने मरकजी बजट 2023 में ऐलान करदा इक़दामात के मौसर निफाज के लिए ख्यालात और तजावीज़ हासिल करने के लिए किया है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके। ई-नाम ने किसानों को अलग अलग जगहों के खरीदारों से जुड़ने का अवसर दिया है। अब किसान एक ही जगह रहते हुए अपनी उपज का सबसे अच्छा मूल्य पा सकते हैं। आज सरकार की नीतियां और निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह देखने को लगा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा प्रयास हर गरीब और वंचित के जीवन को आसान बना रहा है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। लोगों के जीवन में सरकार का दखल
और दबाव भी कम हो रहा है। आज लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं, बल्कि लोग हमारी सरकार को नए अवसरों के कैटालिस्ट के तौर पर देखते हैं और निश्चित तौर पर इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस बार के बजट में भी टेक्नोलॉजी, लेकिन साथ साथ ह्यूमन टच को प्राथमिकता, ये हमारा प्रयास। मरकजी वजीर स्मृति जुबिन ईरानी ने भारत की सदारत में W20 के 5 तरजीह शोबों के बारे में बात की, यानी बुनियादी सतह पर खवातीन की क़यादत, खवातीन का कारोबार और ज़राअत के शोबे में खवातीन की सलाहियत, डिजिटल तफरीक को ख़त्म करना, तालीम और हुनरमंदी का फ़रोग़ और खवातीन और लड़कियों का आबोहवा में तब्दीली को रोकने के लिए इस्तेमाल करना शामिल है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से W20 के रुकन मंदूबीन का खैर मकदम करते हुए WCD की मरकजी वजीर ने कहा कि W20 की क़यादत और शिराकत की कदर की जाती है, क्योंकि W20 के रुकन मंदूबीन की आमद इस हल की आमद की निशानदही करती है जिसकी दुनिया की ख़वातीन ख्वाहिश करती हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि दुनिया भर में W20 के बेहतरीन दिमागों का इम्तिजाज हर मुल्क से ख़वातीन की क़यादत में कारोबार, ज़रई माशरों में ख़वातीन, तालीम और ख़ास तौर पर हुनरमंदी, सेहत के शोबे में ख़वातीन की ज़रूरियात और ख़वातीन की तरक्की के लिए बेहतरीन तरीक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए रहनुमाई फराहम कर सकता है। इसने इक्विटी लाने के लिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने पर भी जोर दिया। उन्होंने W20 मेंबरान पर जोर दिया कि वो इस बात पर गौर करें कि किस तरह पूरी दुनिया में ख़वातीन की शमूलियत के फ्रेमवर्क को हुकूमत और फरीक इदारों के साथ तोसी दी जाए। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि दुनिया भर की 30 लाख खवातीन में से जो बुनियादी सतह पर सियासी दफातर में तैनात हैं, 1.4 मिलियन खवातीन भारत की हैं। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुल्क का टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज सेक्टर बन के उभरा है। टेलीकॉम सेक्टर को GSM में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है। जल्दी मुल्क के 200 शहरों को 5G कवर करेगा। इस काम के लिए पहले फेज में 31 मार्च तक 200 शहरों को कवर किए जाने का निशाना था, लेकिन आज तक 386 जिलों तक 5G पहुंच गया है। Already, I cannot tell the names at this point of time, but about 18 countries want to implement it now. Our 4G, 5G stack. This is a international, global, some of the best in the world. This is a 4G and 5G stack, upgradable immediately to 5G. Right? So this is a 4G, 5G stack. So what we have installed yesterday, that same device will be doing 5G also. Right? But always we must go step by step, because technology has to be tested, ruggedized, then only we move to the next step. So that's why we are doing 4G first and then moving to 5G. So for UPI, like our UPI For UPI technologies. UPI तो सारी दुनिया लेने तैयार है. ऑलरेडी सिंगापुर हैज टेकन इट. Is there any talk with China? किसी का नाम नहीं लेना चाहिए. So what is the update on India Stack's global outreach? Everywhere people are interested. See, पॉपुलेशन स्केल पर कोई एक सॉल्यूशन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है. इट्स इजी टू डू एट स्मॉल स्केल, बट एट अ पॉपुलेशन स्केल, बिलियन प्लस वाला स्केल जो होता है, बिलियन प्लस वाला स्केल पे कोई सॉल्यूशन क्रिएट करना
That is the technology stack that we are offering to the world. G20 में ये बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत मेजर एजेंडा है ऑलरेडी. सो अगेन people are very happy that this is open technology, this is open source, this is privacy protected. All those things people have tested and checked, and now they want to implement various parts of it. रुचि कम से कम भी होगा तो कम से कम 50-60 देशों ने रुचि. रिलायंस जियो इंफोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी हिंदुस्तानियों के तर्ज जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है. वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के ज़ेर एहतमाम एक पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब कर रहे थे. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल की सुबह इस वेबिनार का इफ्तिताह किया. आकाश अंबानी ने जियो के ट्रू 5G नेटवर्क लॉन्च को दुनिया का सबसे बड़ा 5G रोल आउट करार दिया. सिर्फ 5 महीनों के अंदर जियो ने तकरीबन 40,000 टावर साइट्स पर 2.5 लाख 5G सेल इंस्टॉल किए हैं. रिलायंस जियो के इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवार होकर कंपनी की सर्विसेज 277 शहरों तक पहुंच गई है. आकाश अंबानी ने दावा किया कि 2023 तक रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस हर तालुका, हर शहर और हर गांव में दस्तयाब होगी. At Jio, we're leading the network rollouts in the country with the world's largest standalone network architecture that is uniquely suited to cater to the requirements of true 5G technology. Jio, as of today, has launched its true 5G service in 277 cities across the nation, with the largest deployment of more than 40,000 sites and almost 250,000 cells of 5G network in 700 megahertz as well as 3500 megahertz band. This will be the world's fastest 5G rollout. The impact on 5G that will have on India's growing economy is immense. There's no other technology that has given us various growth sectors like 5G has. As a rapidly growing emerging economy, India is uniquely positioned to take lead in the use of 5G technology for the betterment of society and livelihood of over 140 crore Indians. At Jio, we're leading the network. आने वाले दिनों में एयरटेल अपने प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है. एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि एयरटेल इस साल सभी प्लान्स की रेट्स बढ़ाने पर गौर कर रहा है. उन्होंने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही. मित्तल ने कहा कि कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट डाली गई है जिसने बैलेंस शीट को मजबूत बनाया है, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री में लागत पर रिटर्न बहुत कम मिलता है. इसे बदलने की जरूरत है. हम छोटे तौर पर प्लान्स के रेट्स में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं जो टैरिफ को सही हालत में लाने के लिए जरूरी है. हालांकि प्लान्स में कितने का इजाफा हो सकता है ये उन्होंने नहीं बताया. एयरटेल ने पिछले महीने यानी जनवरी में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार और वेस्टर्न यूपी समेत मुल्क के 8 सर्कल्स में प्लान की कीमत में इजाफा किया था. कंपनी ने 28 दिन के लिए मोबाइल फोन का मिनिमम मंथली रिचार्ज 57% बढ़ाकर 155 रुपए कर दिया था. इन 8 सर्कल्स में कंपनी ने 99 रुपए के अपने मिनिमम रिचार्ज को अब बंद कर दिया है. इसमें 200 MB इंटरनेट और कॉल के लिए चार्ज 2.5 पैसा पर सेकेंड लगता था. मुल्क की मईशत तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में 4.4% 4.4% की रफ्तार से बढ़ी है. हुकूमत ने मंगल की शाम को इसके आंकड़े जारी किए हैं. इससे पहले अप्रैल से जून यानी फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 13.5% और जुलाई से सितंबर यानी क्वार्टर 2 में 6.3% दर्ज की गई थी. वहीं पिछले साल के समान तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.5% थी. हुकूमत ने माली साल 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ अंदाजे को 7% पर बरकरार रखा है. 2021-22 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को पहले के 8.7% से रिवाइज कर 9.1% कर दिया गया है. इससे पहले आरबीआई ने 2022-23 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8% और तीसरी तिमाही के लिए 4.4% रहने का अंदाजा लगाया था. हुकूमत ने कहा कि माली साल 2022-23 की तीसरी तिमाही में रियल जीडीपी 40,19,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई जो पिछले साल के मुकाबले यानी उस वक्त ये 38,51,000 रुपए पर थी. ये 4.4% की ग्रोथ है. वहीं 2022-23 में नॉर्मल जीडीपी 69.38 लाख करोड़ पर पहुंच गई जो पिछले साल के
तिमाही में 62.39 लाख करोड़ थी। मंगल के रोज हिंदुस्तान के अलावा अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में भी ज़लज़ला आने की खबरें मौसूल हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान में पहले तो मणिपुर में अली सुबह तकरीबन 3 बजे ज़लज़ला आया और फिर मेघालय में सुबह तकरीबन 7 बजे ज़लज़ले का असर महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मणिपुर के नोनी जिले में 3.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि इसकी गहराई जमीन की सतह से 25 किलोमीटर अंदर थी। जहां तक मेघालय का सवाल है, वहां ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.7 महसूस की गई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में 4.1 शिद्दत का ज़लज़ला आने की खबर मौसूल हो रही है। मंगल के रोज वक्त सुबह ये ज़लज़ला आया जिससे लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। हालांकि ज़लज़ले से किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं है। इसी तरह ताजिकिस्तान में 28 फरवरी यानी आज की सुबह तकरीबन 5:30 बजे 4.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ताजिकिस्तान में ज़लज़ले की इत्तला NCA ने भी दी। इससे कबल पीर के रोज तुर्की में एक बार फिर 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था जिसने एक शख्स की जान ले ली। मुल्क भर में गर्मी में इजाफा हो रहा है और लोगों को गर्मी महसूस होने लगी है। दरियासना मरकजी वजारत सेहत की सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों और मरकज के इंतजामी इलाकों को गर्मी से होने वाली बीमारियों के बारे में अलर्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सबसे कहा कि वो नेशनल एक्शन प्लान पर तवज्जो दें। ख्याल रहे कि मुल्क में बाज़ मकामात पर दर्जे हरारत पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है। ऐसे में गर्मी से होने वाली बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। इसी को जहन में रखते हुए मरकज ने तमाम रियासतों को अलर्ट कर दिया है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि 1 मार्च 2023 से तमाम रियासतों और अजला में मौसमियाती तब्दीली और इंसानी सेहत के कौमी प्रोग्राम NPCCHH के तहत गर्मी से मुतालिक बीमारियों की रोजाना निगरानी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पर की जाए। NPCCHH NCDC वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से रियासतों को भेजे गए इस खत में गर्मी की लहर की पेशगोई की गई है। तमाम रियासतों में जिला और शहर के महकमे सेहत को हिदायत दी गई है कि वो गर्मी से मुतालिक सेहत के एक्शन प्लान को दोबारा नाफिज करें। इसके साथ ही रियासती सेहत के महकमों से कहा गया है कि वो मेडिकल अफसरान, हेल्थ वर्कर, जमीनी सतह के कारकुनों को गर्मी की बीमारी, इसका जल्द पता लगाने और इंतजाम करने के बारे में हिसास बने और सलाहियत बढ़ाने की कोशिश रखें। कांग्रेस ने कहा है कि एक जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पर पार्टी ने पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक अवामी मफाद में अपना किरदार बखूबी निभाया और इसी बुनियाद पर पार्टी इस साल होने वाले असेंबली इंतखाबात और 2024 के लोकसभा इंतखाबात में पूरे एतमाद के साथ अवाम के दरमियान जाएगी। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी की हर सरगर्मी अवाम के जज्बात के हक में रही है और उसने हुकूमत को कई बार अवाम के मफाद में कदम उठाने पर मजबूर किया। किसी भी लोकतंत्र में सदन से सड़क तक की लड़ाई ही लोकतंत्र को जीवित रखती है। सदन की लड़ाई के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी, अब सड़क की बात कर लेते हैं। हमने बार बार सड़क पे उतर के, चाहे महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल हो, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ हो, चाहे महिला सुरक्षा पर हो, चाहे अराजकता पर हो, चाहे CAA के खिलाफ हो, चाहे काले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हो, लगातार सड़क पर उतरकर विपक्ष की प्रमुख आवाज बनकर हमने सरकार के घुटने टेकवाए। और यह सच है, ऐसा करते वक्त हमारे खिलाफ एजेंसीज को बेलगाम छोड़ा गया। निरंकुश पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ भी बर्बरता करी। लेकिन ना उनकी एजेंसी हमें डरा सकती है और ना उनकी नपुंसक पुलिस हमें डरा सकती है। हम लगातार अपनी आवाज उठाते रहे, लेकिन आवाज उठाने की जो लंबी लकीर राहुल गांधी जी ने खींच दी इस देश की राजनीति में और शायद विश्व की राजनीति में, वो अपने आप में कीर्तिमान है। और हाँ, मैं बात कर रही हूं भारत जोड़ो यात्रा की। आपको याद होगा, उदयपुर के चिंतन शिविर ने 2022 मई में यह संकल्प लिया था कि हम एक भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। 7 सितंबर को वो यात्रा शुरू हुई और 30 जनवरी को उसका समापन कश्मीर में हुआ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यह यात्रा करीब 4000 किलोमीटर पद यात्रा 12 राज्यों 2 यूनियन टेरिटरी से होते हुए गुजरी। और इस यात्रा में हमारे पास लाखों करोड़ों लोग जुड़े
और वो लोग जुड़े जिन्होंने कहा हम एक आदमी के मन की बात सुनकर तंग आ चुके हैं। कोई तो है जो आज सड़कों पे उतर के पैदल चलकर हमारी बात सुनने को तैयार है। लोगों ने हमसे बात करी बेरोजगारी के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी महंगाई के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी पुलिस की बर्बरता के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी संवेदनविहीन बन गई सरकार के खिलाफ, लोगों ने हमसे बात करी कैसे सामाजिक ताना बाना तोड़ा जा रहा है और उसके क्या परिणाम है उसके बारे में। और ये सब बातें सुनते हुए राहुल गांधी जी ने तमाम लोगों के आंसू पोंछे, तमाम उन युवाओं का हौसला फिर से जोड़ने की कोशिश करी जिनके सपने बिखर चुके हैं। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा इज द बिगेस्ट मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम दैट एनीवन एनीवेयर हैज सीन। और भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के सामने एक वो परिकल्पना दी जो मोदी सरकार की परिकल्पना से बिल्कुल जुदा है, जहां पर आप सहभागी हैं, जहां पर आपकी भागीदारी है, जहां पर आपकी बात सुनी जाएगी, जहां पर आपके आंसू पोंछे। बिहार के वजीर तालीम डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बजट सेशन के दौरान असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपने पुराने बयान पर कायम हूं, रामचरितमानस में थोड़ा कचरा है जिसे साफ करने की जरूरत है। उन्होंने रामचरितमानस की एक और चौपाई पर सवाल खड़ा किया है। इसके पहले भी डॉक्टर चंद्रशेखर ने मनुस्मृति और रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाले ग्रंथ बताया था। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस समाज में दलितों, पिछड़ों और खवातीन को पढ़ाई से रोकता है। इस बयान के बाद बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। वजीर तालीम के बयान का महागठबंधन में शामिल जेडीयू ही मुखालिफत कर रही है। हूं कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। जब डॉक्टर लोहिया से बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी है। रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन उन्होंने जो अपने किताब में लेखनी में कहा है कि बहुत अच्छी लेकिन रामायण मेला लगाने योग्य है, मगर कुछ कचरा को उसमें से हटाना। लेकिन मुख्यमंत्री आपके इस आप पूछिए ना, वो आप पूछिए, आपको लगता होगा, हमें तो नहीं लगता। लेकिन जदयू और मुख्यमंत्री के लोग सहमत नहीं है। आपको लगता होगा, हमको नहीं लगता हूँ कि आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है। हुकूमत पंजाब ने रियासती गवर्नर की जानिब से 3 मार्च को असेंबली का बजट इजलास तलब करने से इनकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। हुकूमत पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच से इस्तेदा किया कि गवर्नर ने कहा कि चूंकि वजीर आला ने गैर मुताल्लिका मामलात पर कुछ बयान दिए हैं, इसीलिए वो इजलास तलब नहीं करेंगे। अदालत उस्मा ने सपहर 3:30 बजे इस मामले पर समाअत करने का फैसला किया था। गुज़िश्ता हफ्ते गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने कहा था कि वो हद तक आमेज और गैर आईनी ट्वीट्स और वजीर आला भगवंत मान के लिखे गए खत पर कानूनी मशवरा लेने के बाद 3 मार्च को मुजवजा रियासती बजट इजलास की इजाजत देने के हवाले से फैसला करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है। हैकरों ने इसकी तस्वीर और लोगो तब्दील कर दिया। पार्टी के कौमी तर्जुमान और राज्यसभा के रुकन डेरेक ओब्रायन ने इस पेशरफ की तस्दीक की और दावा किया कि ट्विटर हैंडल को उसकी असल शक्ल में वापस लाने के लिए ट्विटर हुक्काम से बातचीत जारी है। हैक किए गए हैंडल का नाम युगा लैब्स रखा गया है और पार्टी के असल लोगों की जगह अलामती तस्वीर लगा दी गई है। राजस्थान के सिरोही के सरकारी अस्पताल में अपनी मां के पास रहे 1 महीने के बच्चे को कुत्ते उठा कर ले गए। कुत्ते मासूम का पेट और एक हाथ नोच कर खा गए, जिससे उसकी मौत हो गई। कुत्ते बच्चे का एक हाथ उसकी मां के सामने ही नोच कर ले गए। सिरोही के पिंडवाड़ा में रहने वाले महेंद्र मीणा को सिलिकोसिस बीमारी है। महेंद्र का TB अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीर की रात को उसके बेड के पास नीचे फर्श पर उसकी बीवी रेखा, एक बेटी और 2 बेटों के लेकर सो रही थी। वार्ड में घूम रहे आवारा कुत्ते उसके 1 महीने के बेटे विकास को उठाकर ले गए। रात करीब 1:30 बजे रेखा की नींद खुली तो बच्चा गायब था। फौरन बच्चे को ढूंढना शुरू किया। बच्चे की तलाश शुरू की गई तो वार्ड के बाहर पानी की टंकी के पास कुछ कुत्ते उसे नोचते दिखे। खातून दौड़कर वहां गई, तब तक एक कुत्ता बच्चे का हाथ मुंह में दबाकर भाग गया। कुत्तों ने उसे
नोच नोच कर मार डाला था। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस पर सरकारी बयान अभी आना बाकी है। कश्मीर में अवंतीपुरा के पड़गमापुरा इलाके में फौज और दहशतगर्दों के बीच पीर की रात से चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई। मंगल दोपहर तक फौज ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। पुलिस ने मारे गए दहशतगर्दों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत दीगर अशिया बरामद की है। बाकी दहशतगर्दों की तलाश अभी भी जारी है। डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने बताया कि पहले मारा गया दहशतगर्द आकिब मुश्ताक भट्ट और दूसरा दहशतगर्द एजाज अहमद भट्ट है। एजाज जैश के लिए काम करता है। आकिब वही दहशतगर्द है जिसने इतवार के रोज एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड और कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का कत्ल किया था। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में एक और कश्मीरी पंडित को कत्ल कर दिया गया। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कत्ल पर भी सियासत शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने संजय शर्मा के घर आज पहुंची। उन्होंने मुतवफ़्फ़ी के अहल खाना से मुलाकात की और उनके गम में शरीक हुई। मुतासिरीन के अहल खाना से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर शदीद हमला बोला। वो सब हम सब के लिए, हम जो यहाँ के रहने वाले खासकर मुसलमान हैं, हम शर्मिंदा हैं। हम वही लोग हैं जम्मू कश्मीर की वादी के वही मुसलमान हैं। जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे, कश्मीर की वादी एक वाही जगह थी जहाँ के मुसलमानों ने अपने सब कुछ दाव लगा के यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के कश्मीरी पंडितों को बचाया। मगर आज यहाँ के मुसलमान खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से सरकार का जुल्म मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पे हमारे हजारों लोगों को जेलों में डाला जाता है, हमारे मकानों पे ताला लगाया जाता है, एनआईए ईडी के छापे डाले जाते हैं टेरर फंडिंग के नाम पे, मिलिटेंसी के नाम पे। हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग बाहर के जेलों में हैं और उनके घर वालों की कोई रसाई नहीं है उन तक। और रोज हमारे यहाँ आज भी 4 मकान अटैच किए गए और हमें ये बताया जाता है कि हम मिलिटेंसी खत्म कर रहे हैं। अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसको किसने मारा? क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है? अब मैं इस सरकार से मेरी ये मैं कहना चाहती हूँ, एक तो जो इसकी बीवी है बहुत छोटी है बेचारी, इसको नौकरी। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स की पोजीशन फिर से हासिल कर ली है। टेस्ला के शेयर 5.5% बढ़कर $207.63 पर पहुंच गए, जिसकी वजह से मस्क की नेटवर्थ बढ़ी है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक मस्क की टोटल नेटवर्थ $187.1 बिलियन, जो कि करीब 15,40,000 करोड़ रुपए है, वो हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े फैशन ग्रुप लुई विर्तक मोइट हेनेसी के सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ड की नेटवर्थ $185.3 बिलियन पर है। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट ने पीर के रोज दावा किया था कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ। इसके बाद चीन के वजारत दाखिला ने इन दावों को खारिज कर दिया। चीन के रद्द-ए-अमल के बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि कोविड-19 वायरस के लीक होने को लेकर अभी कोई पक्का नतीजा नहीं निकाला गया। अमेरिका की सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और हुकूमत अभी भी कोरोना के लीक होने को लेकर जांच कर रही है। इसमें अभी कोई वाज़े सबूत नहीं मिला है, इसलिए इस मामले में कुछ भी कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वायरस के लीक होने को लेकर किसी भी रिपोर्ट का बचाव करना वो जरूरी नहीं समझते हैं। जॉन किर्बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर जो बाइडेन सिर्फ इतना चाहते हैं कि सब लोग मिलकर सच सामने लाने के लिए काम करें और हम यही कर रहे हैं। तुर्की की दारुल हुकूमत इस्तांबुल में टर्किश सुपर लीग फुटबॉल मैच के दौरान शायकीन ने मैदान में हजारों टेडी बेयर उछाले। ये ज़लज़ले से मुतासरा बच्चों को गिफ्ट किए जाएंगे। टेडी उछालने के लिए 4 मिनट 17 सेकंड तक के रोका गया। ये वक्त इसलिए तय किया गया क्योंकि तुर्किया में 6 फरवरी को सुबह 4:17 पर ही ज़लज़ला आया था। जिस मैच में टेडी बेयर उछाले गए वो बुसिक्स और एंटायास्पर के बीच खेला गया था। हालांकि कुछ लोगों ने टेडी बेयर उछालने के साथ ही हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए और सदर तैयब अर्दगान के इस्तीफा की भी मांग की। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।